देश की सुरीली धड़कन सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सुनने वाली सभी सखियों सहेलियों को और सखाओं को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार, और ममता जी आपको भी, और साथ में सभी को हेल्दी नमस्कार। दीपा जी आपको भी हमारा नमस्कार। क्या हाल है? बिल्कुल अच्छे हैं, और आप बताइए आप कैसे हैं? एकदम अच्छे। और आपको देखकर सभी सखियों की और सखाओं की टिप्पणियां देखते हुए तो और एकदम स्वस्थ आनंद हो जाते हैं। हाँ, जब जैसे ही हम देखते हैं ना संदेश बहुत सारे आए तो सच में चेहरे पर एक मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो जाती है ना। बिल्कुल, ये जो मुस्कान है ना ये हमेशा खिली रहे तो निश्चित रूप से इसका असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। और कहते हैं कि रोज हंसने वाले लोग बीमार कम पड़ते हैं। तो ये जो हंसी की फुहार है ये हमेशा जीवन में बना रहे, सबके जीवन में, यही हम शुभकामना करते हैं। और आज हमारे जो मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर हम अपने श्रोताओं से यही कहते हैं कि जो मुद्दे हैं उन पर आप अपने विचार रखिए और क्या जानते हैं, क्या समझते हैं इस विषय में। खास तौर से कि जो बचपन के दिन थे, बचपन के जो त्योहार थे, खेल कूद और मौज मस्ती हुआ करती थी, वो अब जैसे कि लुप्त हो गई है, गायब हो गई है। जब बच्चों को मौका मिलता है तो फट से मोबाइल ले लेते हैं और मोबाइल में जो मोबाइल के गेम्स है उसमें गुम हो जाते हैं। और जो अब त्योहार मनाने का भी तरीका काफी कुछ बदल गया है, वो बहुत छोटे दायरे में मनाया जाने लगा है। हमें याद है कि छोटे छोटे त्योहार बड़े पैमाने पर मनाए जाते थे और पूरा परिवार इकट्ठा होता था, रिश्तेदार इकट्ठे होते थे और एक साथ जो बतकही का सिलसिला होता था, हंसी ठिठोली का जो सिलसिला चलता था, वो दिन भर रात भर, यहाँ तक कि रात के 2-2 बजे तक हम लोग गाने गाया करते थे, अंताक्षरी खेला करते थे। ऐसे हम सब के जीवन में बहुत सारी यादें हैं, तो हम चाहते हैं हमारे श्रोता उन यादों को खंगाले और साझा करें। जी ममता जी, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखे हैं, अपनी यादें ताज़ा की हैं, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा और संदेश वो भेजे ताकि हम जान सके उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा, उनके बचपन के गलियारे में उनके साथ हम भी चले। और एक चीज और कि जो बचपन के खेल हुआ करते थे वो भी अलग किस्म के हुआ करते थे। अब ये नहीं कि मोबाइल गेम पाए और खेलने लगे, तो वो जो खेल होते थे उन खेलों के लिए भी घर से कई बार डांट मार पड़ती थी तो भी खेलना बंद नहीं होता था। बीमार पड़ गए तो भी खेलने से कोई रोक नहीं पाता था, चुपके से खेलना या फिर माता पिता की परमिशन से, वो बहुत सारी बातें हैं, सबके अलग अलग अनुभव हैं। तो हम चाहते हैं उनके अनुभव क्या हैं। और आज चूंकि कल जश्न आज़ादी का मौका है तो आज हम आज़ादी के संदर्भ में थोड़ी सी बातचीत करेंगे, स्वतंत्रता दिवस जो हमारा विषय है। जी, और कल नूतन पारसी वर्ष भी है तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत होगी ममता जी। और साथ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी आने वाली है, वो कल नहीं परसों है। तो क्योंकि अब ये सप्ताहांत आने वाला है, वीकेंड, यानी कल तो हेलो सहेली में हम मुलाकात करेंगे ही, लेकिन हम सबकी मुलाकात नहीं हो पाएगी, तो हम आज ही यहीं से, हम स्टूडियो से और हमारे जो श्रोता है वो अपने अपने शहरों से आज ही हम इन सारे त्योहारों को मनाएंगे माइक्रोफोन के साथ। जी, और पर्यटन में हम घूमने भी चलेंगे। ओंकारेश्वर की आज हम यात्रा करेंगे। तो ओंकारेश्वर की यात्रा हमारे श्रोताओं ने भी की होगी, अगर की है तो अपने अनुभव साझा करें। बिल्कुल। और जैसे ही हम बात कर रहे थे ना कि कल हमारे स्वतंत्रता दिवस है, उसकी तैयारी हम सब जगह देख रहे हैं, फिर जन्माष्टमी और फिर पारसी नववर्ष भी है। अब देखिए इतनी सारी बातें, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। सवाल एक नहीं, तो इस गाने में कुछ सवाल थे, उन सवालों के जवाब कुछ के हमने दिए हैं और कुछ सवाल हमने श्रोताओं से पूछे जिनके जवाब का हमें इंतजार रहेगा कि उनके क्या क्या अनुभव हैं, जो हमने मुद्दे उन्हें बताए हैं। और आगे और सवाल आएंगे। बिल्कुल, तो आज हमारे श्रोता सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहे जी। और ये बाकायदा प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन हमें इंतजार रहता है कि उनके अपने अनुभव क्या हैं, जो मुद्दे हमने उन्हें बताए। और दीपा, ये जो समय है 12 से 15 तारीख तक हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और हम सभी से आग्रह करें, ये सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से एक मुहिम है जो चलाई जा रही है और हम सभी 15 अगस्त पर सेल्फी तो लेते ही हैं जी। तो वो सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा .com/selfie पर जाकर
अपलोड करें अपनी सेल्फी, तो ये हमारा अभियान सफल होगा और इससे एकजुटता की भावना पैदा होगी और राष्ट्रीय ध्वज को भी हम इस बहाने सम्मान दे सकेंगे। 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता हासिल हुई। असंख्य क्रांतिवीरों ने अपने जान की परवाह किए बगैर अपना घर, गांव सब कुछ छोड़ा, जिससे कि देश को आजादी मिल सके। जी, उनकी कुर्बानियों का वर्णन करना ममता जी बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि बेहद विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए पुरुष या महिला का भेद हुए बगैर उस वक्त पूरा देश, हर परिवार इसी एक लक्ष्य को हासिल करने में जुटा हुआ था। कई वीरों ने अपनी जान दी, कई अपने घर नहीं लौट पाए, कई परिवारों को पता भी नहीं सके कि वे कहाँ हैं। और स्वतंत्रता को इतने वर्ष हुए, भारत ने हर क्षेत्र में देखिए प्रगति देखी उसके बाद। बिल्कुल। और अब हम सब की बारी है कि अपने सम्मानपूर्ण इतिहास का गौरव सामने रखते हुए, आने वाली पीढ़ी के सामने रखते हुए इस स्वतंत्रता का मान सम्मान बढ़ाएं और जो नई पीढ़ी है उसे इसकी अहमियत को बताएं, इसके बारे में जानकारी दें ताकि उन्हें भी ये सब पता चले। जी, आज हम हर क्षेत्र में आजाद है ममता जी, तो क्या सोच है आप सबकी, ये जानना चाहते हैं हम कि कितना महत्वपूर्ण है आप सबके लिए ये स्वतंत्रता दिवस। क्या आप अपने घरों में बच्चों को ये घटनाएं बताते हैं कि किस तरह हमारे सेनानियों ने देश को स्वतंत्र बनाया? और जैसे अभी बात हुई कि अब अपनी जिम्मेदारी है इसे पूर्ण मान सम्मान के साथ देश को उसी रफ्तार से प्रगति की ओर हम लेकर जाएं। और अब फिल्म का गाना था, मन्ना डे की आवाज थी, प्रेम धवन की रचना थी। और देखिए दीपा, ये बहुत सारी टिप्पणियां हमारे पास आई हैं श्रोताओं की ओर से। एक श्रोता ने लिखा है कि स्वतंत्रता दिवस 2025 में भारत अपनी आजादी की 79वां वर्षगांठ मना रहा है। ये दिन हमें अपने देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना को याद दिलाता है और हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि देने का अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल। और एक और ये संदेश है कि स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। पता नहीं कितने ही गुमनाम शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब कहीं आजादी प्राप्त हुई। और वो कहते हैं शहीदों के लिए वंदे मातरम, कोटि कोटि हम नमन करते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये दिन हमें एकता, स्वतंत्रता और देशभक्ति की भावना का याद दिलाता है, प्रतीक है। ये हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों को निभाने और देश की प्रगति में योगदान करने की प्रेरणा भी देता है। स्वतंत्रता दिवस हमें मजबूत, एकजुट और समृद्ध भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है। दीपा, यहाँ एक बात और हम कहना चाहेंगे, जोड़ना चाहेंगे कि जब देशभक्ति की भावना की बात आती है तो आप देश के लिए हमारे जो फौजी साथी हैं वो जो कर रहे हैं उसके लिए तो हमारे पास कुछ शब्द ही नहीं, हम निशब्द हो जाते हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। लेकिन हम सब के जो निजी तौर पर हम सब की जो जिम्मेदारी होती है देश के प्रति कुछ कर गुजरने की, वो सब हमें करना चाहिए रोजमर्रा की जिंदगी में। जैसे नागरिक सुरक्षा के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों का पालन करके भी हम देश की सुरक्षा की और देश की सेवा की बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसी तरह से एक और संदेश है, ये कहता है कि स्वतंत्रता दिवस भारत का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है और मनाते हैं हम सब लोग मिलजुल करके बहुत ज्यादा भक्ति के साथ, और तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्रगान भी हम गाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये दिन ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है। भारत को आज़ादी मिली इस दिन। ये भारत का राष्ट्रीय पर्व है और पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन हम स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने का अवसर हमें मिलता है। और आज मतलब कल पारसी नववर्ष के रूप में, नवरोज के रूप में भी कल के दिन को मनाया जाएगा और दुनिया भर के जो पारसी समुदाय हैं इसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जी, और इस दिन वे लोग विशेष व्यंजन और मिठाइयां बनाते हैं, उसकी तैयारी की जाती है। पारसी नववर्ष यानी नवरोज जिसे कहा जाता है, ये 2 शब्दों से बना है, नव और रोज। नव जिसका अर्थ होता है नया और रोज यानी कि दिन। और ये त्योहार पारंपरिक रूप से 21 मार्च के आसपास वसंत विषुव पर पड़ता है। लेकिन और एक साधारण पोशाक में सामने खड़े हैं और आपकी मदद कर रहे हैं, तो ये रूप भी बड़ा आह्लादित करता है। तो हम अपने श्रोताओं से कहते हैं, पूछ रहे हैं कि उन्हें श्री कृष्ण का कौन सा रूप उन्हें लुभाता है, तो वो तो बताएंगे ही। साथ में जो अभी उन्होंने लिख भेजा है, हम संदेश सुनाई करता है, तो हम अपने श्रोताओं से कहते हैं, पूछ रहे हैं कि उन्हें श्री कृष्ण का कौन सा रूप
उन्हें लुभाता है। तो वो तो बताएंगे ही, साथ में जो अभी उन्होंने लिख भेजा है, हम संदेश सुनाए या एक गीत सुने? गीत सुनते हैं पहले, फिर संदेश। चलिए जी, घड़ी की ओर देखिए, ये समय है अंतराल का, तो अब एक अंतराल। भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। दिल चाहता है, टैक्सी नंबर 9211, प्यार तूने क्या किया, मिशन कश्मीर जैसी हिट फिल्मों की अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी। जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, जो कभी मिली मुझे है नहीं मुझे करनी। जिसे भारती के स्टूडियो में सोनाली कुलकर्णी सुनाएंगी अपने अभिनय यात्रा से। जिसके प्यार पर हो यकीन, वो लड़की है कहाँ, वो लड़की है यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में। सोनाली कुलकर्णी सुनाएंगी अपने अभिनय यात्रा से जुड़ी कुछ रोचक बातें, कुछ दिलचस्प किस्से फौजी साथियों के कार्यक्रम जयमाला में। स्वदेश बहुत सुंदर फिल्म है, इसमें शाहरुख का सबसे खूबसूरत परफॉर्मेंस है। उनके ऊपर ये गाना चित्रित हुआ है और उस गाने में शहनाई बजती है। वो शॉट बहुत अच्छा है, कैमरा है आसमान में, जूम करते 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 नीचे आ जाता है, जब हमें हमारी दुनिया दिखती है, पृथ्वी ग्रह दिखता है, उसमें से अलग अलग देश दिखते हैं, कैमरा और जूम इन होता है और फिर दिखता है भारत देश। बेहद खूबसूरत और ज़हीन अदाकारा सोनाली कुलकर्णी। बॉम्बे टॉकीज विविध भारती पर बॉम्बे टॉकीज में आ रहे हैं फिल्म, रंगमंच और OTT से जुड़े शानदार अभिनेता डॉक्टर गोविंद पांडे। यशराज वाले मेरे घर पे आए थे, शालू कास्टिंग कर रही थी, तो बाप का रोल करना है, हीरो आ रहा नया, नाम हम नहीं पता था, तो मैंने कहा यार ये मुझे बाप बना रहे हैं यार, अभी से ले वो बाप बन गया तो ये तो टैग लग जाएगा, वो भी यशराज की फिल्म है भैया, तो मैं नहीं करना चाहता था उसको। तो डायलॉग थे उसमें, तो मैंने गुस्से में ना ऐसे ही झंझनाते हुए बोल दिया डायलॉग, और एक हफ्ते बाद खबर आ गई साहब आपका हो गया। जरूर सुनिए 23 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर बॉम्बे टॉकीज। विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। दीपा जी, हमें लगता है श्रोताओं की टिप्पणियों में गुम हो गई हैं। बिल्कुल गुम हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारी टिप्पणियां हैं और बहुत चेहरे पे मुस्कान लेकर के आ रही हैं। तो मुस्कुरा के पढ़िए फिर। हाँ बिल्कुल। देखिए, एक कृष्ण जन्माष्टमी पर लिखते हैं एक हमारे श्रोता की, राधा की भक्ति मुरली की मिठास, माखन का स्वाद और गोपियों का रास, सब मिलके मनाते हैं जन्माष्टमी का दिन खास। तो कृष्ण जन्माष्टमी की ये शुभकामनाएं दे रहे हैं। और सभी श्रोता अलग अलग बातें लिख रहे हैं कि कौन किस तरह से मनाते हैं। जी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पहले घर में जन्मोत्सव मनाया जाता था, परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर सुबह से घर साफ सफाई में लगते थे और भगवान के झूले की तैयारी की जाती थी। सिंघाड़े के आटे का हलवा, पंजीरी बनती थी, मक्खन, मिश्री, दही, खीर, नारियल पाक के सभी घर में ही तैयार होते थे और खूब कीर्तन होता था। जन्मोत्सव के बाद 6 दिन तक शाम को भजन और सोहर गाया जाता था। गजब भाई, सोहर तो जब बच्चे का जन्म होता है तब गाते हैं। और ये अद्भुत बात लिखी है, तो हमें ये पता चलता है कि हमारे श्रोता किस किस अंदाज में त्योहार मनाते हैं। बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर धोराजी शहर में भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकलेगी। ये सिलसिला पिछले 45 साल से चल रहा है और इस दिन विशेष कर शहर के हर रोड और चौराहे पे ध्वजा पताका के साथ सुशोभित किया जाता है उसे। और पिछले 8 दिनों से इसकी तैयारी चल रही है और अब ये तैयारी पूरी हो चुकी है और साथ में स्वतंत्रता दिवस भी है, तो उसकी भी तैयारी अब उनकी पूरी हो चुकी है। और कृष्ण ये लिख रहे हैं एक और संदेश में कि कृष्ण हजारों साल से भारत के प्रत्येक जनमानस के सामूहिक अवचेतन का हिस्सा हैं। भगवान की पृष्ठ से निकलकर वे एक संस्कृति का हिस्सा
बन गए हैं। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि हमारे शहर अजमेर में मंदिरों में झांकियां सजाई गई हैं। लड्डू गोपाल के जन्माष्टमी पर सभी प्रफुल्लित हैं और लड्डू गोपाल के लिए पहनावा दिल्ली मथुरा से आया है। वो हाथों में मुरली पकड़े हुए बड़े रमणीय लग रहे हैं। हमने हर घर तिरंगा में अपनी सेल्फी भी दी है और हमारी बहन मतलब सेल्फी मीडिया वाली ने भी नंद के घर भाइयों जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ये तो बचपन का सबका जुमला है, सभी लोग करते। और एक बात और बता दें दीपा जी, जो महाराष्ट्र के बहुत सारे हिस्सों में, मुंबई में खास तौर से जो कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन त्योहार मनाया जाता है कान्हा, वो दही हांडी उसको कहते हैं, जिसमें मटकी फोड़ होता है। तो वो बाकायदा एक मंच जैसा बनाया जाता है और कई बच्चे बड़े भी शामिल होते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ते हैं, वो पालकी बनाते हैं और चढ़ के एक कोई लास्ट में होता है, वो उस जो दही वाली हांडी होती है उसको फोड़ता है और उसको पुरस्कृत किया जाता है। हालांकि हर साल भारत सरकार की ओर से ये एहतियात के तौर पर ये भी कहा जाता है कि इसका ये उत्सव के रूप में मनाएं, लेकिन ऐसा न करें कि किसी को मुश्किल में डाल दें। तो जब भी आप कतार बनाते हैं, एक के ऊपर एक लोग खड़े होते हैं, तो ये ध्यान रखें कि किसी को चोट ना लगे, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर वो हांडी लटकी होती है और कई बार इस चक्कर में हादसे भी होते हैं। तो इसका ध्यान रखें खास तौर से। बिल्कुल, और क्योंकि वो हर क्षेत्र में अलग अलग दही हांडी लगाई जाती है और ये कहते हैं कि जितनी ऊपर होगी, जितनी ऊंचाई से उसको तोड़ दिया जाएगा, अगर उसमें सफल हो गए तो उतने ही उसमें इनाम पुरस्कार भी दिए जाते हैं और पैसे भी दिए जाते हैं। और ऐसे में जो मंडली होती है वो अपनी जान जोखिम में डालने की कोशिश करती है, तो ऐसा ना करें कि भाई वो इनाम को हासिल करने के लिए अपने जान का भी ध्यान रखें। ठीक है, ये उत्सव है, उत्सव के रूप में ही इसे मनाया जाना चाहिए। बिल्कुल। अब एक गाना सुनना चाहिए। 15 अगस्त जश्न आजादी, लेफ्टिनेंट कर्नल हेमंत राघव साझा करेंगी कुछ शौर्य की बातें। ड्यून्स हट रहे हैं, रेत सरक रही है, तो ये माइंस भी सरक जाती हैं, लेकिन जब आप इनको रिट्रीव कर रहे हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि गलती से आपका अगर पैर पड़ गया या आपका कोई अपरेटस उसके साथ टच हो गया तो वो एक्चुएट हो जाएंगी। बहुत सीखने को मिला कि कैसे ये लोग रोज सुबह अपनी जान हथेली पे रख के निकलते हैं। इनको पता है कि वहाँ पे क्या खतरा है। एकेडमी की ट्रेनिंग ऐसी है जो आपके दिमाग की ये जो कॉब वेब्स हैं इनको निकाल देती है कि नहीं, आप सोचो ही नहीं, बस करना है तो करना है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। जिंदगी की कुछ रोमांचक बातें। आपकी पोस्टिंग फील्ड एरियाज में है, बच्चों को आपने स्कूल में पढ़ाना तो है, आपको रख नहीं सकते, बट मैं मानती हूँ कि जैसे हम फौज में टीम वर्क में बिलीव करते हैं, वही टीम वर्क अगर घर पे हो, हस्बैंड ने उस टाइम पे एज अ मदर बन के उन बच्चों को संभाला। कुछ यादगार किस्से। लड़के जो हैं जो नहीं जा पाए किसी वजह से छुट्टी, क्योंकि कोई इम्पोर्टेंट टास्क आ गया या कोई ऐसी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट थी, तो मन तो सभी का करता है त्योहार पे घर जाने का, कोई नहीं चाहता। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि जो भी फेस्टिवल होगा वो कंपनी के अंदर भी मनाएंगे। पर्यटन करने चलते हैं ना, बिल्कुल चलते हैं। तो अब वृंदावन से निकल के चलते हैं ओंकारेश्वर की तरफ। तो चलिए फिर। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में है ये ममता जी, और इंदौर शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर ये स्थित है ओंकारेश्वर। घूमने के शौकीन और भक्तजनों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन है और दर्शनीय धार्मिक स्थल भी है। और यहाँ पे पवित्र नदियां कावेरी और नर्मदा उससे घिरा हुआ है, और ये जिस तरह से ये दोनों नदियां मिलती है ना, तो एक ओम का प्रतीक बनाती हैं। तो इसलिए इस जो शहर है इसका नाम ओंकारेश्वर रखा गया है। और ओंकारेश्वर का प्राकृतिक सौंदर्य जो अपने हरे भरे परिवेश और शांत नर्मदा नदी से युक्त है, शांति और आध्यात्मिक भावना का समावेश होता है जब हम जाते हैं, और एक आकर्षण है मंदिर में जो हमें लुभाता है। और ओंकारेश्वर का मुख्य मंदिर एक द्वीप पर स्थित है। ओंकारेश्वर शब्द का अर्थ है ओंकार का स्वामी या ओम ध्वनि, और ओमकार मंदाता मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक सुंदर उत्तर भारतीय स्थापत्य शैली का प्रतीक है ये, जो पत्थरों की परतों को जोड़कर बनाए गए शिखर यानी गुंबद जो है उसे कहते हैं, उससे सुशोभित है। ओंकारेश्वर मंदिर का जो गर्भगृह है प्राचीन निर्माण शैली में निर्मित एक छोटी संरचना जैसा प्रतीत होता है। मंदिर परिसर के भीतर 14 फीट ऊंचा एक विशाल सभा मंडप है जो
160 स्तंभों की एक श्रृंखला पर टिका हुआ है। ये स्थापत्य कला का बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक नमूना है। कुल 5 मंजिलों में फैला है ये, और इस पवित्र स्थान में श्री ओंकारेश्वर और श्री महाकालेश्वर से लेकर सिद्धनाथ और श्री गुप्तेश्वर तक बहुत सारे देवताओं की प्रतिमाएं भी यहाँ पर प्रतिष्ठित की गई हैं। जी, जब इस ओंकारेश्वर के मंदिर के बाद हम जाते हैं सिद्धनाथ मंदिर, तो पारंपरिक मध्यकालीन ब्राह्मणी स्थापत्य कला का ये उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके स्तंभों और दीवारों पर कई तरह की नक्काशियां जो न केवल इसकी समृद्ध वास्तुकला बल्कि उसके जो आध्यात्मिक मूल्य है उसे भी बताती है। फिर इन खंडहरों में पत्थर पर उकेरे गए प्रभावशाली चित्र शामिल है, जिनमें से एक लगभग 1.5 मीटर ऊंचे पत्थर पर उकेरे गए एक हाथी की भित्ति चित्र भी उसमें शामिल है। और ये मंदिर खजुराहो मंदिर समूह से अद्भुत समानता रखता है। माना जाता है कि गौरी सोमनाथ मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी ईस्वी में परमारों ने करवाया था। ये मंदिर 3 मंजिला है और भूमिज वास्तुकला शैली में निर्मित है। मंदिर के गर्भगृह में काले पत्थर से बना एक विशाल 6 फुट ऊंचा लिंग स्थापित है। राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित इस मंदिर का पुनर्निर्माण मराठों द्वारा करवाया गया था। जी, और इस शहर में एक और स्थल है, महत्वपूर्ण स्थल गोविंद भगवतपाद गुफाएं। इन्हीं गुफाओं में आदि शंकराचार्य को अपने गुरु गोविंद भगवतपाद के मार्गदर्शन में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर ओंकारेश्वर में और भी घूमने के लायक जगह है, जैसे काजल रानी गुफा, गौरी सोमनाथ मंदिर, फैंसे घाट, अहिल्या घाट, पेशावर घाट, रणमुक्तेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर बांध और सतमतिका मंदिर। इन दिनों ओंकारेश्वर में तापमान तकरीबन 20-30 डिग्री सेल्सियस होता है और मानसूनी बारिश भी होती है, तो बारिश के मौसम में एक सुहाना मौसम भी हो जाता है। यहाँ बारिश यहाँ के परिदृश्यों में नई जान फूंक देती है, जिससे चारों तरफ हरियाली और मनोरम दृश्य बन जाते हैं। मानसून में ओंकारेश्वर उन यात्रियों के लिए एकदम सही है जो एकांत और शांत आध्यात्मिक विश्राम की तलाश में है। जी, हालांकि भारी बारिश के कारण बाहरी गतिविधियों में संभावित व्यवधानों के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए जो लोग जाते हैं यहाँ यात्रा के लिए। और इस मौसम के दौरान आपको अनुकूल बजट में भी जगह ठहरने के लिए मिल जाएगी और अलग अलग तरह के पैकेज भी होते हैं। वहाँ पे भी आप जाकर के अपने हिसाब से आवास ढूंढ सकते हैं। और जिन्हें लगता है कि भाई थोड़ा बजट में हम जाएं और अच्छी जगह जाएं, तो ये बहुत ही अच्छी ये जगह है और यहाँ पहुँचना बहुत आसान है। इंदौर या उज्जैन से आप ओंकारेश्वर तक बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। बिल्कुल।